my dear student. Today I will teach you 9th history, second chapter, Russian Revolution. प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी कि किस प्रकार रूस में ड्यूमा इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, तो ड्यूमा का गठन होता है। भले ही ड्यूमा में एरिस्टोक्रेट पीपुल ही थे, लेकिन ड्यूमा का गठन हो जाता है। उसके बाद ड्यूमा के गठन होने के बाद इट मीन्स वहाँ पे मोनार्की सिस्टम तो है, लेकिन जस्ट लाइक इंग्लैंड की तरह है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। इट मीन्स वहाँ तो इम्परर रहेंगे और इम्परर के साथ साथ एक प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट किए जाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के रूप में 1906 में पीटर स्टॉपलिन को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। कहा जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर पीटर स्टॉपलिन पीपुल के वेलफेयर के लिए ढेर सारे वर्क किए और इनके वर्क के चलते ही इनकी लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ते ही चली गई और ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि लोग जार के तरफ से ध्यान हटा करके हर एक प्रॉब्लम को इस प्राइम मिनिस्टर जो पीटर स्टॉपलिन है इनसे डिमांड रखते थे। तो जार को लगा कि हो सकता है कुछ दिन के बाद ये इतने ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, मेरी सत्ता भी लोग हथियाले छीन ले। तो उनके डर से 1911 में इन पे किसी कारण से इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। अब हम देखते हैं कि 1911 के बाद फिर जार का शासन स्टार्ट रहता है। ड्यूमा का तो फॉर्मेशन है ही। उसी बीच में 1914 में यूरोपियन कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं कि पूरे यूरोपियन कंट्री दो हिस्सों में, दो खेमों में बट जाते हैं। एक एलाइड पावर, दूसरा सेंट्रल पावर। तो एलाइड पावर में रूस, ब्रिटेन, जो वहाँ के पावरफुल कंट्री है, वो सारे पावरफुल कंट्री इस एलाइड पावर में संलग्न हो जाते हैं और उधर जो सेंट्रल पावर है उसमें जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारे कंट्री एक तरफ हो जाते हैं। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंट्री की संख्या 37 है। धीरे धीरे लोग उसमें जुटते चले गए, लेकिन शुरू में ये दो खेमों में, एक एलाइड पावर, दूसरा सेंट्रल पावर में डिवाइड हो गया। तो अब 1914 में तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस भी इनके पार्टिसिपेंट्स बने हुए थे। अब 14 से लेकर के 17 तक, ये 3 सालों तक ये इनके साथ यानी कि युद्ध में शामिल रहते हैं। तो क्या होता है कि ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि जब भी युद्ध होती है तो क्या होता है, वहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और क्राइसिस होने के चलते फूड शॉर्टेज होती है, यानी कि खाने पीने की चीज़ों की दिक्कतें बढ़ते जा रही है। तो हम देखते हैं कि रूस इस चीज़ से पहले से इन्वॉल्व थे लड़ाई में, पहले जार के साथ था, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए। तो फूड शॉर्टेज इन रसा, तो रूस में फूड शॉर्टेज बढ़ गए। तो खास करके ये टाउन एरिया में, शहरों में, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हो गए, मास्को हो गए, इन शहरों में ज़्यादा खाने पीने चीज़ों की दिक्कतें होने लगी। यहाँ तक कि सेंट पीटर्सबर्ग या मास्को में तो ब्रेड भी मिलना लोगों के लिए बंद हो गया। अब क्या हो गया, ऊपर से जब ये ऑस्ट्रिया हंगरी या ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में जब ये वार कर रहे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल थे, तो रूस
रूस से यानी कि ओटोमन एम्पायर टर्की से आने वाले जितने भी जहाज होते थे, उन जहाज को ये टर्की रूस से जाने से पहले या तो उनको डुबा देते थे और नहीं तो उनको वहां जाना बंद कर दिया। यानी उससे जो अनाज का ट्रांसपोर्टेशन होता था, उस ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉकेज कर दिया। कौन? ओटोमन एम्पायर। अब ये ब्लॉकेज करने से अत्यधिक वहां पे लोग भूख से मरने लगे, लोग फैमिन उत्पन्न हो गई। अब क्या हो गया? रूस के लिए अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेंट बनना बहुत ही महंगा साबित होता है। उसके बाद ये रूस के जो शासक थे वो उनसे हटने का नाम ले ही नहीं रहे थे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विथड्रॉ करने को ये तैयार नहीं हो रहे थे। सैनिक भी, वहां के सोल्जर भी बहुत दिनों से युद्ध करते करते वो भी युद्ध से थक चुके थे, तो वो हर हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विथड्रॉ करना चाह रहे थे। इसीलिए वो, और ऐसा वहां की सरकार जो थी जार, वो ऐसा नहीं सोच रहे थे। 1917 में ये रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपस अपने ही कंट्री में ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अब देखें कि रूस की उस समय क्या स्थिति रही होगी। रूस के बाहर भी रिवॉल्यूशन है और रूस के अंदर, यानी रूस के अंदर भी रिवॉल्यूशन और बाहर भी रिवॉल्यूशन। तो कहा जाता है कि ये जो रिवॉल्यूशन हुई थी, इस रिवॉल्यूशन के 2 फेज होते हैं। तो फर्स्ट फेज जो फरवरी या मार्च बोलेंगे, सेकेंड फेज जो शुरू होती है अक्टूबर और नवंबर। तो अब यहाँ पे और फरवरी और मार्च क्यों बोलते हैं? तो जिस समय ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट थी, उस समय यहाँ पे रूस में जूलियन कैलेंडर चलती थी। ये कैलेंडर जूलियन कैलेंडर चलती थी, और जूलियन कैलेंडर बाद में जब ये रिवॉल्यूशन समाप्त होती है तो वहाँ की सरकार वहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू कर देते हैं। तो जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच में 12 दिन का अंतर रहता है। इन दोनों के बीच में 12 दिन का क्या होता है? ये डिफरेंस होते हैं। तो वही डिफरेंस के चलते ये डेट चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स फरवरी ओल्ड स्टाइल के अनुसार ये फरवरी में होते हैं और न्यू स्टाइल जो होता है वो 8 मार्च को होते हैं। फेज फर्स्ट में। फेज सेकेंड में जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन है ओल्ड स्टाइल के अनुसार, तो ये रिवॉल्यूशन चला जाता है नवंबर में, और इसको न्यू स्टाइल के अनुसार ये नवंबर, इसीलिए इसको फरवरी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, मार्च रिवॉल्यूशन भी कहते हैं फर्स्ट फेज को। सेकेंड फेज को हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं और नवंबर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसी जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के डिफरेंसेस के चलते अब हम देखेंगे कि इस फर्स्ट फेज में क्या शुरू होती है। तो हम इस जगह देख रहे हैं कि अभी जो फूड शॉर्टेज हो गई है, तो फूड शॉर्टेज के चलते शहरों में यानी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में अत्यधिक खाने पीने की चीजों की दिक्कत हो रही है। तो वहां पे फर्स्ट फेज में 22 फरवरी को उसमें लगभग 50,000 पीपुल स्ट्राइक पे, फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि रूस के बीचों बीच एक रिवर है, रिवर नेवा, यानी उसके बीचों बीच बहती है रिवर नेवा। इसके राइट साइड में वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज हैं। राइट साइड में वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज हैं, और इनके लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस ऑफिशियल बिल्डिंग, इट मीन्स ड्यूमा है। यानी ये सारे लेफ्ट साइड में है और ये सारे राइट साइड में है। ये राइट साइड में हो गए, ये लेफ्ट साइड में हो गए। अब यहाँ के इस राइट साइड के जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स 22 फरवरी को स्ट्राइक पे उतर आते हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट होती है, जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाती है। जो यहाँ पे फैक्ट्री
के अलावा जो बिल्डिंग वगैरह है उसमें भी तोड़ फोड़ मचना शुरू हो जाता है। तो किस लिए तोड़ फोड़ मचना शुरू होता है? तो जार निकोलस सेकेंड जो वहाँ के इम्परर थे, इन लोग का डिमांड था कि आप सत्ता को एब्डिक्ट कीजिए, यानी गद्दी आप छोड़ दीजिए। तो अंत में जब इतने सारे जो पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो अंत में हार के जार निकोलस सेकेंड एब्डिकेट कर जाते हैं, यानी कि सत्ता को छोड़ देते हैं। जब ये जाने लगे, सत्ता छोड़ रहे थे, तो इनके एक भाई है माइकल, तो उसी बीच में ये अपनी सत्ता को माइकल के हाथ सौंपना चाह रहे थे। लेकिन माइकल भी बहुत होशियार था, बुद्धिमान था, क्योंकि वो समझ रहा था कि इस बीच में अभी इतने सारे पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जार को कभी भी मारा जा सकता है, और इस बीच में अगर मैं अपने हाथ में सत्ता लेता हूँ तो मुझे भी कोई मार सकते हैं। तो ये सत्ता को हाथ में नहीं लेते हैं, जिसके चलते ड्यूमा पावर में आ जाता है। इट मीन्स ड्यूमा जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थे वो पावर में आ जाते हैं। तो जब ड्यूमा पावर में आ जाते हैं तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो लगता है पीपुल को कि चलो कुछ अब जो है कुछ राइट्स मुझे हाथ लगी है। निश्चित रूप से अब ड्यूमा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम लोग को बचाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये फेज सेकेंड में क्या सब होती है। धन्यवाद।